हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी जो कि हमारा 7 पार्ट है। और अगर आपने इससे पहले के लूसेंस के सारे पार्ट को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोगों ने 35 MCQ कवर किया जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक देखिए और बताइए कि आप 35 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाए होगा इरेटोस्थेनेज। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है। हिकेटियस की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भूगोल के जनक के रूप में हिकेटियस को जाना जाता है। ठीक है, भूगोल के जनक। और हेरोडोटस जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है हेरोडोटस को। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। अगर हम इसे दूसरे लैंग्वेज में बात करना चाहें तो इसको कह सकते हैं बाह्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, बाह्य ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं, सूर्य के स्टार्टिंग के सूर्य के नज़दीक के 4 ग्रह, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल और पृथ्वी, ये पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत आ गया हमारा मंगल, आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आ गया। तो हम यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और बृहस्पति सदृश ग्रह या फिर हम इसको बाह्य ग्रह कह सकते हैं, इसके अंतर्गत बाकी 4 ग्रह आते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, ये 4 ग्रह। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी को 3 भागों में यहाँ पे हम देखें बांटा गया। तो ऊपर में हमारा भूपर पट्टी होता है, दूसरे नंबर पे मेंटल होता है, और अंदर के भागों को कोर के नाम से जाना जाता है। तो उसको ऊपर में भागों को सियाल कहा जाता है, बीच वाले को सीमा, और अंदर के कोर के भागों को नीफे कहते हैं। तो ये जो सियाल, सीमा और नीफे नाम दिया गया था किसके द्वारा, स्वेस नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने दिया था। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है सी, कार्बोनीफेरस। ऑप्शन सी होगा कार्बोनीफेरस। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है, वह अक्षांश कौन सा है। तो सबसे बड़ा अक्षांश के रूप में हम जानते हैं भूमध्य रेखा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको पता होगा कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और उनमें से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3 सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है। तो बाकी 8 राज्यों के नामों की अगर हम बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों के नामों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारा जो दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु यानी कि इंदिरा जो पॉइंट है वो भूमध्य रेखा से करीब कितना दूरी पर है, 876 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और यही सबसे नज़दीकी दूरी इसकी मानी जाती है, यानी इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम आपका इंदिरा पॉइंट होगा। अब बात करें कि इंदिरा पॉइंट एक्चुअली कहाँ पर पड़ता है, तो ये ध्यान रहेगा, इंदिरा पॉइंट हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार, यानी निकोबार द्वीप समूह का जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला पॉइंट्स, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो जस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित ग्रेट निकोबार में स्थित है। आदम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ता है। सी करेक्ट होगा। बाण सागर परियोजना से लंबावित राज्य कौन से है। बाण सागर परियोजना से लंबावित राज्य कौन से हैं। तो सही आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, 3 राज्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। संजय जल विद्युत परियोजना का संबंध हो जाता है हिमाचल प्रदेश। सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन एक सही तरीके से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कह सकते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात केरल में नहीं, ये कर्नाटक में। आपको पता होगा शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बनाया गया, कर्नाटक में। सी बिल्कुल गलत यहाँ पे है। लोकटक शक्ति जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। पूर्वोत्तर भारत की एक मीठे पानी की झील है लोकटक झील, और ये हमारा मणिपुर में पड़ता है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन असत्य है। तो देशांतर की बात की जाए, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या। सबसे पहले बात करेंगे देशांतर क्या होता है। तो आपको पता होगा कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, ठीक है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा और जो अक्षांश को समकोण पर काटती है, तो इसी को कहते हैं। यानी ये जो हमारा है
देशांतर लाइन है। देशांतर लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आई होप कि आपने ग्लोब पर ये सीन देखा होगा, ये लाइन देखा होगा। अब यहाँ पे समझिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी स्थान की, यानी ये पॉइंट हमारा गलत है क्योंकि देशांतर रेखाओं की कुल जो संख्या है करीब 360 मानी गई है, ठीक है, 360 होगा, 180 नहीं है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, कोणीय दूरी के देशांतर कहा जाता है ग्रीनविच रेखा से। और थर्ड पॉइंट है कि देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर शून्य होती है, बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए जो दोनों रेखाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अगर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी माने, अगर ये क्या होता है कि देशांतर जो रेखाएं ये आकर के ध्रुव पर आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। तो विषुवत रेखा की बात करें तो यहाँ पे देखिए विषुवत रेखा पर क्या होता है, अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर यहाँ पर अधिकतम, और ये दोनों आपस में ध्रुव पर जाकर के मिल जाता है। इस वजह से कहते हैं कि ये बिल्कुल पॉइंट सही है कि ध्रुव पर शून्य हो जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है माना गया 111.3 किलोमीटर होता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग गोरे के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा गलत है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग अग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं, और अग्नेय चट्टान को हम लोग प्राथमिक शैल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे इसके उदाहरण के रूप में बात करें तो ग्रेनाइट कह सकते हैं, और बेसाल्ट भी आता है, बिटुमिनस कोयला इसके अंतर्गत आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये परतदार चट्टानें नहीं होती हैं, ठीक है, परतदार रहित होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन रखिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। प्रसिद्ध लैंगून झील, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील का संबंध उड़ीसा से होगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला पॉइंट्स देखिए, और चिल्का झील से संबंधित एक पॉइंट्स मैंने आपको हाल ही में बताया था, जो मैंने नोट्स डिस्कशन किया था, तो वहाँ पे आपको बताया गया था भारत से पहला ये आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया था, ठीक है, चिल्का झील। अगला पॉइंट्स देखिए, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो इसका संबंध हो जाएगा चंबल नदी पर यह निर्मित है, ऑप्शन बी। चिली और पेरू के तट पर जो शीत जल से अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग पेरू के तट पर या फिर चिली और पेरू के तट पर इसको हम्बोल्ट धारा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट, ऑप्शन बी, ठीक है। अलगुहास धारा की बात करें तो ये किस प्रकार की धारा? तो ध्यान दीजिएगा, अलगुहास जलधारा जो होता है वो एक प्रकार का हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, और हम्बोल्ट की जलधारा जो थी वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा थी, और केनारी धारा की बात करें तो ये कह सकते हैं अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। महासागर पे जो लोग हमारे पेड कोर्सेज में जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स दिया गया था, कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, क्योंकि कैलिफोर्निया की जो जलधारा होती है वो एक प्रकार की कह सकते हैं प्रशांत महासागर की धारा है, ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आप जैसे इरमिंजर की धारा की बात करें तो ये हमारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा इरमिंजर, कैनेरी आपको मैंने बता ही दिया कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया? प्राथमिक शैल, मैंने आपको ऊपर बताया था कि अग्नेय चट्टानों को प्राथमिक शैल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तापांतर का मतलब तापों में अंतर, ठीक है, तापों में अंतर। एक्चुअली यहाँ पे आपको बता दूं कि विषुवत प्रदेश जो है, विषुवतीय प्रदेश, इसमें तापांतर हमेशा जो कि कह सकते हैं तापों में अंतर बहुत कम होते हैं, तापमान लगभग समान रहता है हमेशा। तो तापों में अंतर का मतलब कि कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता, इस वजह से हम कह सकते हैं सबसे कम जो पाया जाता है वो विषुवत रेखीय प्रदेश में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण के बीच कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? विषुवत रेखा के दोनों ओर, तो 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? विषुवतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप के रूप में हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप भी है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? एशिया। तो ये भी याद रखिएगा। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ स्थित है? लाई जनजाति का संबंध
म्यांमार से होगा, सी करेक्ट आंसर है म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, लोकटक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र। तीनों के तीनों बिल्कुल सही, तो कह सकते हैं सभी सही है, ऑप्शन डी। अगला पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? जनसंख्या के आधार पर तो सबसे अधिक जनसंख्या आपको पता है उत्तर प्रदेश, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है और थर्ड नंबर पे बिहार, यानी 1 3 2। यहाँ तक देखते हैं क्या हमारा ऑप्शन है। ये कट गया, ये कट गया, बचा हमारे यहाँ पे ऑप्शन ये। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, यानी कि 5 हो जाएगा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश कह सकते हैं 1 3 2 5 4। तो राइट आंसर 1 3 2 5 4, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर के 2011 तक दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी प्रतिशत रही? तो 2001 से लेकर के 2011 दशक के दौरान बात करें जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और अगर हम बात करें राज्यों में तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो वृद्धि रही वो मेघालय की रही, ये ध्यान रखिएगा। और जबकि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुआ किसमें, ऋणात्मक रहा था, वो है नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कह सकते हैं कौन सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी देख सकते हैं, दाचीग्राम, हाथीक्रेन, जबकि ये हंगुल के लिए फेमस है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हंगुल के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? जैसे कोसी नदी को बिहार के शोक, दामोदर नदी को बंगाल का शोक, उसी तरह से महानदी को हम लोग उड़ीसा के शोक के रूप में जानते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। महानदी का स्रोत कहाँ पर होता है? तो कह सकते हैं रायपुर के निकट सिहावा के पहाड़ से ये निकलता है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? ब्रिटेन, तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति का संबंध हो जाता है फ्रांस से, सी करेक्ट है। अगला पॉइंट्स क्या है कि संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है रिडले कछुए के लिए, तो गाहिर माथा, उड़ीसा में गाहिर माथा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? भारतवर्ष में सर्वाधिक जो वर्षा होती है किस क्षेत्र में होती है? सबसे अधिक तो आपको पता है जो कि मासिनराम, और ये मेघालय में पड़ता है, तो ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट में भी जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि सदाबहार वन भी इसी तरफ मिलते हैं हमें, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो आपको पता होगा कि इनमें से अगर हम देखें तो यमुना की सहायक नदी बेतवा है। ठीक है, बेतवा क्या होता है कि ये मध्य प्रदेश से निकल के उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए जाकर के यमुना में मिलती है, तो यानी कि दक्षिण से बहते हुए उत्तर की तरफ बहती है, तो इस तरह से कह सकते हैं ऑप्शन डी बेतवा। तवा किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान दीजिएगा, तवा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक के पहाड़ी से। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला पॉइंट्स, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से लेकर के 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? मैंने आपको ऊपर में बता दिया था इसके बारे में। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि मेघालय ने दिखाया था, ऑप्शन डी, जबकि सबसे कम किसने दिखाया था? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड ऋणात्मक रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 35 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो पता है क्या करना है ना, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।